नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकसभा रिपोर्टर का स्किल टेस्ट चल रहा है और उसके लिए हम आपको डेली अपडेट भी कर रहे हैं कि कैसा मैटर आ रहा है। उस बिहार पे दोस्तों आज का जो डिक्टेशन होगा 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा और जो जैसा कि वहां पे मैटर बोला जा रहा है उसी से रिलेटेड मैटर हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पूरा डिक्टेशन लिखिएगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। इसको पूरे मैटर को ट्रांसक्राइब करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि वहां पे जो है अभी हिंदी का स्किल टेस्ट चला है, इंग्लिश का तो हो चुका है, हिंदी का 3 दिन का हो चुका है, बाकी दिनों का भी स्किल टेस्ट जारी है। तो जैसा जो मैटर आ रहा है हम आपको डेली अपडेट दे रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशासन को केवल 2 ही प्राप्त हुई हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्धकाल में सराहनीय कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेल मंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोत्साहन मिले उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए। रेल मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है या उनको प्रोत्साहन दिलाया है, लेकिन यह प्रोत्साहन शांतिकाल में भी बना रहना चाहिए। रेलवे ने युद्धकाल में जो काम किया वह तो देश की रक्षा का महान उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरीके से बना रहे, इसके लिए भी रेल मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि वह किसी भी तरीके से करें, उनका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी रेलवे को मुनाफा हो उसमें वह साझीदार हों। चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें, चाहे किसी और तरीके से दें, लेकिन हर वर्ग के रेलवे कर्मचारियों को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण में के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंश के रूप में वेतन के अलावा पैसा मिलेगा। इसी प्रकार इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बाद रेल प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया, लेकिन यह लोकसभा एक विशेष उद्देश्य को लेकर चुनी गई है। यह उस कार्यक्रम का एक नमूना ही है। गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला था। धन को वे संयम से व्यय करने के हक में थे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहां तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीजों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं
जो खेती की बातों को जानते हैं उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करती हैं वे उसके मालिक नहीं है। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विकास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखना है। इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो कष्ट उठा करके भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रता पूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिककर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े। अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज्यादा जोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज्यादा अनुभव है। आप प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहां तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ जिनके लेखक ना तो भारतीय हैं ना ही आदर्शवादी। खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या आप इसलिए
पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए। कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है। क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों का 1 घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन है। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते समय हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। समाप्त। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।